हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ और जो मेरा वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एंड उसके फेजेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर मंथ चलता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है? 26 to 30 डेज इसका टाइम पीरियड रहता है। किसका? हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हम उसे बोलते हैं जहाँ पे एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड्स यानी कि मेंसेस। तो पीरियड्स और मेंसेस क्या होते हैं? ये एक होती है नॉर्मल शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग थ्रू द सर्विक्स एंड वजाइना। हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहती है, जो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस हम जिसे बोलते हैं, जब एक फीमेल अपनी प्यूबिटी एज उसकी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो यही जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये क्या होती है, शेड होके गिरने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्योंकि उसकी जो शेड होके वो गिरती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग हमारे सर्विक्स और वजाइना के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनार्शे। तो हम लोग मेनार्शे को बोलते हैं इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं मेनार्शे। क्योंकि जब जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो क्या होता है, मेंसेस जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट होने लगते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो प्यूबर्टी एज है वो कब स्टार्ट होती है। तो प्यूबर्टी एज जो है नॉर्मली 10 to 16 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही जो एक फीमेल है उसकी प्यूबर्टी गेन होती है तो उसकी जो एज रहती है वो 10 to 16 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देते हैं हम रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज हम किसे बोलते हैं? हम रिप्रोडक्टिव एज उसे बोलते हैं जब जो फीमेल्स है वो रेडी रहती है कंसेप्शन के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे वो कौन सी एज है जहाँ पे एक फीमेल रेडी है फॉर कंसेप्शन। तो इस यहाँ पे हम देखते हैं जो फीमेल रेडी है, रिप्रोडक्टिव एज उसकी रहती है 15 से 45 ईयर्स तक। फिर हम देखते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो मेंसेस है वो लाइफ टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं। यानी जो हमारा मेनार्शे है, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन है वो लाइफ टाइम के लिए पॉज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज की जो एज रहती है वो रहती है 45 to 50 ईयर्स, जहाँ पे लास्ट आप बोल सकते हैं मेंसेस ऑफ लाइफ होता है या फिर जो है मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। लास्ट मेंसेस ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं जहाँ पे जो है मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद एक टर्म और हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एमनोरिया। एमनोरिया हम उसे बोलते हैं जैसे ही एक प्रेग्नेंट जो वुमेन है, फीमेल है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो कुछ टाइम के 9 मंथ्स के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब उसके जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाते हैं तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं एमनोरिया। When during the time of pregnancy menstruation stops टिल 9 मंथ और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक वर्ड टर्म है। और नेक्स्ट एक वर्ड है यूमोरिया। यूमोरिया जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
जो हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, अगर नॉर्मल मंथली जो चल रहा है नॉर्मल तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं यूमोरिया। तो ये हमारे कुछ कॉमन टर्म्स थे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि पीरियड्स, मेनार्चे जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी एज कब स्टार्ट होती है? 10 to 16 ईयर्स में, जहाँ पे एक जो फीमेल है अपनी प्यूबर्टी उसका जो है गेन होने लगती है। रिप्रोडक्टिव एज हम उसे बोलते हैं जहाँ पे जो एक फीमेल है उसकी बॉडी फॉर कंसेप्शन के लिए रेडी रहती है और उसकी एज रहती है 15 to 45 ईयर्स तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद है मेनोपॉज, जिसे हम लोग बोलते हैं लास्ट मेंसेस ऑफ लाइफ, या आप बोल सकते हैं जब जो पीरियड्स है वो स्टॉप हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, जिसकी एज रहती है 45 to 50 ईयर्स। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं, एमनोरिया एंड यूमोरिया। एमनोरिया यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उस बीच के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसी प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है तब वो फिर स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज योर एमनोरिया। यूमोरिया यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब वही हम ये कॉमन टर्म्स थे, अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक रेगुलर नॉर्मल चेंज होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि उसके जो ओवरीज में और यूट्रस में जो हेल्प करता है, जो फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। और ये इसका प्रोडक्शन क्या करता है, जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्रोडक्शन करता है हमारे ओसाइट्स का। अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वुमेन अगर प्रेग्नेंट नहीं है, तो लाइनिंग शेड होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग एवरेज अगर हम लगाते हैं ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंसेस, तो जो एवरेज रहता है वो 20 ml to 80 ml तक जो है ब्लड लॉस होता है। ये एक नॉर्मल एवरेज है मेंसेस का ड्यू। तो अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। तो अकॉर्डिंग टू टेलर और मार्शल के जो स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी है वो 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले है थैलार्शे यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ और भी सारे डेवलपमेंट और चेंजेस आते हैं जैसे ही उसकी जो प्यूबर्टी एज है वो स्टार्ट होती है उससे। तो हम देखते हैं थैलार्शे यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एडल्शे जिसे बोलते हैं अपीयर ऑफ एक्सिलरी हेयर, फिर है हमारे प्यूबार्के यानी कि अपीयर ऑफ प्यूबिक हेयर, फिर है इंक्रीज ऑफ हाइट, और लास्ट है मेनार्शे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी या फिर फर्स्ट मेंसेस आप इसे बोल सकते हैं। तो ये है हमारे स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। तो अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हमारी फेजेस है वो 4 प्रकार की फेजेस होती है। सबसे पहले है प्रोलिफरेटेड फेज, फिर है सेक्रेटरी फेज, फिर है प्री मेंस्ट्रुअल फेज और नेक्स्ट है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज। तो जो हमारी प्रोलिफरेटेड फेज होती है इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 9 to 10 डेज होता है, जो कि कब स्टार्ट होता है, जैसे ही पीरियड्स होते हैं उसके 4th डे पे प्रोलिफरेटेड फेज हमारा स्टार्ट होता है। सेक्रेटरी फेज है, ये कम से कम 11 से 12 दिन का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, और जैसे हमारी प्रोलिफरेटेड फेज जो फिनिश होती है तो हमारा सेक्रेटरी फेज स्टार्ट होता है। जो हमारा प्री मेंस्ट्रुएशन फेज है वो 2 डेज का रहता है, जो कि कब स्टार्ट होता है, जैसे हमारी सेक्रेटरी फेज जो है ख़त्म हो जाती है वैसे ही जो है हमारा प्री मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बिफोर मेंस्ट्रुअल फेज। हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो रहता है वो 3 से 4 दिन का रहता है, और जैसे ही हमारी प्री मेंस्ट्रुएशन फेज ख़त्म होती है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, और जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुअल फेज एंड होता है उसी के बाद तुरंत हमारा क्या स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेटेड फेज। तो सबसे पहले हम फेजेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे प्रोलिफरेटेड फेज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे हमारा प्रोलिफरेटेड फेज के बारे में। तो जो हमारा प्रोलिफरेटेड फेज है ये क्या होता है, जब जो हमारे एग्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और वो बाहर आने लगते हैं, बाहर आते हैं, तो वो हमारा प्रोलिफरेटेड फेज की वजह से होता है। इसमें हम देखेंगे ये क्या करता है, HPO को एक्सेस। HPO क्या है, हमारा HPO को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HPO जब ये प्रोलिफरेटेड फेज से हमारा HPO एक्सेस होता है तो ये क्या करता है, हमारा
हाइपोथैलेमस ग्लैंड को क्या करता है, सीक्रेशन का काम करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जब हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट्स होगा तो वो हमें देगा क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हमें मिलेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो हमारा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो वो रिलीज करता है, तो जो हमारा गोनाडोट्रोपिन है ये क्या रिलीज करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होता है। तो जब ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होगा तो इससे हमें दो हार्मोन्स मिलेंगे, जो ये क्योंकि दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं इससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसे हम लोग बोलते हैं FSH और LH। FSH है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन का जो फंक्शन है उसका मेन फंक्शन ये रहता है कि ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ ओवरी, और जितने भी इफेक्टिव फॉलिकल्स होते हैं उनके मैच्योर होने में ये हेल्प करता है। तो फिर जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो हमें वहाँ से 2 हार्मोन्स मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं FSH और LH। ये क्या करता है, हमारी ओवरी पे प्रेशर करता है, यानी कि हमारी ओवरी पे इफेक्ट डालता है। तो जो हमारी ओवरी है उस पर जब इफ़ेक्ट डालता है तो जो भी हमारे फॉलिकल्स जो हैं, अगर एक फीमेल है, अगर जैसे किसी महिला ने कंसीव करी है प्रेगनेंसी और उसकी जो फीटस है वो फीमेल है, तो आफ्टर 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, उसकी बॉडी में ही फॉलिकल्स क्या है रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर फीटस फीमेल है तब से, तो अगर फीटस फीमेल है तो 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फॉलिकल्स रिलीज होंगे, बनेंगे, तो फीटस के टाइम पे वो 7 मिलियंस रहेंगे। उसके बाद जो एट बर्थ है, अगर वो फीमेल है एट बर्थ है, तो जो उसकी जो फॉलिकल्स रहेंगे वो 2 मिलियंस हो जाएंगे। फिर उसकी जो प्यूबर्टी एज है, तो जैसे पहले 7 मिलियंस थे, 2 मिलियंस थे, तो फिर वो हो जाएंगे 4 लाख। और फिर जो उसका जो मेनोपॉज फेज आएगा तब तक क्या हो जाएगा 10,000 या फिर उससे भी डिक्रीज, क्योंकि फिर क्या होगा, हम जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोलिफरेटेड फेस में है कि यहाँ पे जो जितने भी सारे फॉलिकल्स हैं वो सारे मैच्योर नहीं होते हैं, इनमें से जितने भी जो इफ़ेक्टिव फॉलिकल्स होते हैं वही मैच्योर होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे ओव्यूलेशन के लिए। तो जब वो हमारे ओवरी पे इफ़ेक्ट करते हैं, फॉलिकल्स क्या मैच्योर होने लगते हैं, तो सारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, केवल जो इफ़ेक्टिव फॉलिकल्स हैं वो ही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो ये जो मैच्योर होते हैं जो इफ़ेक्टिव फॉलिकल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं उनका वो क्या करते हैं, वो सीक्रेशन का काम करते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स जब ये प्रॉपर मैच्योर हो जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो जो हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल्स होता है ये सीक्रेट करता है हमारे ईस्ट्रोजन को, जो कि जैसे हमारा ग्रोइंग फॉलिकल्स हुआ, जब ये मैच्योर हो गया तो क्या बना हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या करेगा, सीक्रेट करेगा हमारे एस्ट्रोजन को। तो जो हमारा एस्ट्रोजन जब हमारा सीक्रेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा FSH का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा LH का लेवल है यानी जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या होगा, उसको बढ़ा देगा। तो जब हमारा FSH जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो जितने भी रिमेनिंग फॉलिकल्स हैं अब वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, अब LH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन रहेगा हमारे LH का। तो जो हमारा फंक्शन ये रहेगा, जैसे हमारा जो LH बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा जो आउटर पार्ट होता है वहाँ पे क्या होगा, रिलीजिंग होगी हमारे कॉर्पस ल्यूटेनम की। ये क्या रिलीज करेगा, हमारा कॉर्पस ल्यूटेम, जो कि बाहर का पार्ट होता है हमारे ल्यूटेम, क्योंकि अब जो है हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स है प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो चुका है। तो जब वो कॉर्पस ल्यूटेम हमें देगा तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होगा,
रैप्चर होगा। जब कॉर्पस ल्यूटेम जो हमारा है वो रैप्चर होगा, तो जो भी हमारे मैच्योर एग्स हो गए हैं वो क्या होगा, हमारे फैलोपियन ट्यूब में क्या होंगे, एंटर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे थ्रू हमारे सिलियरी मसल्स के। फिर सिलियरी मसल से वो हमारे एम्पुला में होते हुए जाएंगे और वहाँ पे वो वेट करेंगे एटलीस्ट 24 आवर्स तक कि अगर उनका कोई स्पर्म उनको मिल रहा है तो वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ये तब होगा अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है अगर उसको स्पर्म मिल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो रैप्चर होता है तो उससे एक एग रिलीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जिसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 40 डेज तक का रहता है। तो जो हमारा प्रोलिफरेटेड फेज है उसमें हम देखते हैं जो उसका प्रोसेस होता है वो कहाँ तक रहता है, जब हमारा कॉर्पस ल्यूटेम जो है रप्चर होता है और हमारा ओव्यूलेशन का जो है वो फेज स्टार्ट होता है जो कि 14 डेज तक है। तो वहीं तक हमारी प्रोलिफरेटेड फेज रहती है। अब हम देखेंगे हमारी सेकेंड फेज, सेक्रेटरी फेज। तो अब हमारे सेक्रेटरी फेज, तो प्रोलिफरेटेड फेज जहाँ पे ओव्यूलेशन तक का प्रोसेस हो गया, कॉर्पस ल्यूटेम है वो रैप्चर हो गया। तो सेक्रेटरी फेज तब स्टार्ट होगा जैसे हमारा जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो क्या हुआ, रैप्चर हुआ है, तो वो हार्मोन सीक्रेट करेगा हमारा एससीजी। कौन, हमारा कॉर्पस ल्यूटेम जो कि वो हुआ है, रैप्चर हुआ है। तो जब वो हार्मोन को सीक्रेट करेगा एससीजी, तो हमें एससीजी से दो मिलेंगे जो कि है हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो अगर जो फर्टिलाइज्ड एग हुआ है उस टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो क्या होगा, हमारा प्रोजेस्टेरॉन होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर कंसेप्शन नहीं हुआ है तो हमारा जो एस्ट्रोजन है वो डिक्रीज होगा। तो जो हमारा एस्ट्रोजन है ये एज अ काम करता है वासोडायलेटर, अगर जो कंसेप्शन है वो नहीं हुआ है तो ये काम करता है एज वासोडायलेटर और वासोकॉन्स्ट्रक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो यूट्रस पे सेल डेथ है, जब उस पर कंप्रेशन पड़े, हाइपोक्सिया होगा, इस्कीमिया होगा, तो यूट्रस के जो सेल की है वो डेथ होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, शेडिंग या फिर आप बोल सकते हैं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो ये क्या करेगा, जो वो ब्लड है उसको कलेक्ट करेगा जिससे हम लोग बोलते हैं हेमामेटोरिया। फिर वहाँ से ये होगा नर्व सप्लाई करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को। तो यहाँ पे जब नर्व सप्लाई होगा हमारे हाइपोथैलेमस को, जो कि जब हमारा नर्व सप्लाई होगा हमारे हाइपोथैलेमस पे, तो क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, इट विल स्टिमुलेट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक हार्मोन और है वो सीक्रेट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या होगा, हार्मोन क्या होगा, हमारा सीक्रेट होगा। जब हमारा जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या होगा, सीक्रेट होगा, तो वहाँ पर जो है हमारा मायोमीट्रियम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ तक है ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन सीक्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मायोमीट्रियम लेयर है उस पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी, जो शेडिंग ऑफ ब्लीडिंग ब्लड होगा, ब्लीडिंग होगी, तो वहाँ पे वो कलेक्शन होगा और फिर वो होगा बाहर आएगा थ्रू वजाइन। तो ये है हमारी सेक्रेटरी फेज जहाँ पे मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वहाँ पे ऑलरेडी जो ब्लीडिंग जो शेडिंग हुई है ब्लड की वो कलेक्टेड है। अब हम देखेंगे जो हमारी है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज हमारी 2 दिन की रहती है जैसे हमने बताया। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, जो हमारा मायोमीट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ जो हमारी सेक्रेटरी फेज में हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, मायोमीट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसकी वजह से होगा, क्योंकि हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है। तो वहाँ पे जो भी कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ था वो क्या होगा, रिलीज होगा इन 2 डेज। फिर आता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज।
तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, जो भी हमारा जो ब्लड है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया हमारा प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, जो कि कलेक्टेड था। तो जब वो वेजाइना के थ्रू जब वो क्या हो गया, थ्रू वेजाइना वो बाहर आने लगा है, तो ये मेंस्ट्रुअल फेज में एटलीस्ट 4 to 5 डेज तक ये जो ब्लड कलेक्टेड था थ्रू वेजाइना क्या होगा, बाहर आएगा। शेडिंग ऑफ ब्लड विल बी डन, या आप बोल सकते हो वेजाइना के थ्रू जो ब्लड है वो बाहर आएगा। तो ये होगा हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी मेंस्ट्रुअल साइकिल और फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आई होप आपको ईजिली समझ में आ गए हों सारे फेजेस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे लिंक पे कमेंट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।